नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस वर्ल्ड आईएसपीसीएस कोचिंग की तरफ से करंट अफेयर के जो पिछले 8 महीने के लिए एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। इस पीडीएफ में कुल 900 प्रश्न दिए गए और ये 900 प्रश्न आपके अक्टूबर से प्रारंभ होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होंगे और ये मार्च लास्ट तक 2023 तक होंगे। तो ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों आपके, वो इन्हीं महीनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अप्रैल के बचे हुए प्रश्न हैं तो वो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना। नहीं तो मैं 1 अप्रैल की वीडियो और अलग से बना दूंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये 9 भागों में वीडियो होने वाली है। कुल 900 प्रश्न होंगे और ये 9 भागों में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जो आगामी बचे हुए दिन है आपके पास 6-7 दिन, उनमें ये 900 प्रश्न हम आपको दे देंगे। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस पहले भाग की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जीएस वर्ल्ड की तरफ से एक भाग और कराया गया था, जिसमें 2000 अक्टूबर से पहले तक के, यानी जनवरी से अक्टूबर तक का पहला भाग था और अक्टूबर से मार्च तक का ये दूसरा भाग हुआ। ठीक है, तो इसमें 900 कंप्लीट क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। आइए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है, सभी साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा वस्त्र शिल्प शामिल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में देखिए, अवध आपने सुना होगा, लखनऊ वाले पार्ट को अवधम कहते हैं, तो यहाँ की जमादानी को यहाँ पर वस्त्र शिल्प में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की दोस्तों तो टोडा आपने जनजाति सुनी होगी, तो टोडा कढ़ाई और सुगंधी नाम के एक वस्त्र होते हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि यूनेस्को ने सोहरा में मोम गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना है। यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस गुफा का नाम याद रखेंगे और ये कौन से राज्य में है ये आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय राज्य में है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में रॉयल एस्ट्रोनॉमिक्स सोसाइटी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार निष्क्रिय चरणों के दौरान चुंबकीय गतिविधियाँ क्या हो गई थी। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे चुंबकीय गतिविधियाँ क्या हो गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये बंद नहीं होती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट जारी करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UNDESA। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे UNDESA, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फुर्कियों में रहा ग्राफ्टिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में पूछा है, इसका संबंध किससे है। तो ये प्राचीन पेड़ों को पुनर्जीवित करने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय पेट्रोकेमिकल कंपनी के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो कौन सा देश है। तो दोस्तों अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कोविड-19 नैदानिक रजिस्ट्री जारी की गई। इसके अनुसार किस रोग से पीड़ित कोविड रोगियों की मृत्यु दर अधिक रही। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, क्रोनिक किडनी लीवर बीमारी जो थी उनको कोविड के दौरान ज़्यादा मृत्यु उनकी हुई थी। यहाँ पर देखिए घातक ट्यूमर थी, उनको भी मृत्यु काफ़ी ज़्यादा हुई, और जिनको तपेदिक की बीमारी थी उनकी भी मृत्यु काफ़ी ज़्यादा हुई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, फुर्कियों में रहा कार्ड टोकनाइजेशन के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं, आप बताएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि पहला कह रहा है कि कार्ड टोकनाइजेशन का तात्पर्य एक वास्तविक कार्ड के संवेदनशील विकिरण को एक यूनिट कोड वाले टोकन में परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि कार्ड टोकनाइजेशन एक कार्ड एवं टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस का अनोखा संयोजक होगा। तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। इस प्रकार ए और 2 दोनों ही कथन आपके सत्य, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैटफिश की एक नई प्रजाति पंगेसियस इकाइयों की खोज निम्न में से किस नदी में की गई है। तो
तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपकी की गई है कावेरी नदी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रालय ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड और इसी में ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फुर्कियों में रही नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन निम्न में से किसको जोड़ती है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये पाइपलाइन आपकी रूस और यूरोप को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय भाषा समिति का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपके संस्कृति मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये दिया गया आपके तेलंगाना राज्य को, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार स्वतंत्रता @ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के रूप में निम्न में से किसको प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये किसको दिया गया है, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना युवा 2.0 की शुरुआत किसने की है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो शुरुआत की गई है ये किसके द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस कन्वेंशन में दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषणों पर समीक्षा समिति की 18वीं बैठक हुई है। तो याद रखें दोस्तों ये कहाँ पर संपन्न हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं की एक टीम ने आर्कटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र के बदलते रासायनिक गुणधर्मों का पता लगाया है। उनके अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। दोनों कथनों को आप पढ़ेंगे फिर आप बताएंगे इसमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि समुद्री जल सामान्य रूप से क्षारीय होता है जिसका pH मान लगभग 8.1 होता है। दूसरा है कि इस क्षेत्र के सागर में अन्य जगहों के सागरों की तुलना में अल्पता का स्तर 3 से 4 गुना तेज़ी से बढ़ता है। आइए अपने ऑप्शनों की तरफ बढ़ेंगे फिर ऑप्शन से समझेंगे कौन कौन से कथन सही है। इस प्रकार आपने देखे तो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है 19वां कि हाल ही में, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा, ठीक है, कामकाजी आबादी में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये किया गया आपका डी के द्वारा, ए और बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा और जो बी होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 20वां, निम्न में से किसे 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों याद रखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जब बात की जाएगी तो ये स्वते पाबो को मिला है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अक्टूबर सितंबर 2021-22 भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए एक वाटर शेड सीजन साबित हुआ है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर भी देखिए दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। जब भी ऐसे कथन और निष्कर्ष वाले सवाल मिले, यहाँ पर देखिए कथन दिए गए 4 और आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से सत्य हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे जब आप इन चारों कथनों को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा यानी उपयुक्त चारों के चारों सही हैं, ऊपर वाले तीनों कथन, ठीक है। तो उपयुक्त डी हो जाएगा। तीनों कथनों को आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक कर भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्नों थोड़े बड़े बड़े हैं, हालांकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसने तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों तथा बढ़ती ब्याज दरों की वजह से आयात मांग में कमी आने और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति और अधिक बिगड़ने पर वैश्विक व्यापार में संभावित संकुचन को चेतावनी देते हुए अगले साल वैश्विक व्यापार वृद्धि में मंदी का अनुमान लगाया है। तो ये किस संगठन के द्वारा किया गया है। तो मित्रों याद रखेंगे ये किया गया आपके विश्व व्यापार संगठन है WTO के द्वारा, तो ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आपको नोबेल पुरस्कार सारे पढ़ने हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो आपके चिकित्सा का हो, शांति का हो, सारे आपको याद रखने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें ये सभी। तो इन तीनों ही व्यक्तियों को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में संसद में कितने स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। यहाँ पर स्थायी समितियों की बात हो रही है, तो मित्रों याद रखेंगे यहाँ पर कुल 22 स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया है।
अगर आप इसको डिटेल से और पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्याख्या में इसका डिस्कस किया गया है, तो आप उसको पढ़ के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछा है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं आप सभी अच्छे से पढ़कर जाएँ। तो यहाँ पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है 2022 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, निम्न में से किसे वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर शांति पुरस्कार पूछा गया है, ठीक है। ऊपर साहित्य का पुरस्कार पूछा गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे इन सभी को दिया गया है 1, 2, 3, इन तीनों ही लोगों को मिलकर ये संयुक्त रूप से दिया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि फुर्कियों में रहा मून लाइटिंग से क्या तात्पर्य है। अच्छा प्रश्न है, मून लाइटिंग। तो याद रखेंगे दोस्तों ये क्या है, तो ये कर्मचारियों का अपने नियोक्ता के अलावा अन्य संस्थाओं के साथ परिश्रमिक के लिए काम करना, इसकी जानकारी देने वाला ये एक प्रोग्राम है। तो मून लाइटिंग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। एक तरीके का ये जो मून लाइटिंग, एक तरीके जो कर्मचारी उन सबको मिलाकर एक संगठन सा बना है, ठीक है। तो एक तरीके का ये संगठन सा भी हम इसको कह सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार कार्यप्रणाली शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी और असमानता दोनों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये आपकी विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की संसद द्वारा पारित एक नए कानून के अनुसार 2024 के अंत तक सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे ये कब की बात हो रही है, 2024 तक के जो नए अब स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे आएंगे उन सब का जो चार्जर होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम एक ही होगा। तो इससे चार्जरों की जो व्यक्तियों को समस्या आती है कि एक इधर से मांगना पड़ता है या फिर समस्या आती है चार्जिंग करने की, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोपीय संघ, ठीक है। कि निम्न में से किस देश की संसद द्वारा पारित एक नए कानून के अनुसार 2024 के अंत तक सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में एक ही मानक चार्जर होगा, तो वो यूरोपीय संघ की संसद में ये प्रस्ताव पास किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा विकसित किए जा रहे ह्यूमनॉइड रोबोट का नवीनीकरण प्रोटोटाइप ऑप्टिमस प्रस्तुत किया गया है, तो वो किस एजेंसी के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे वो टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो सबको पता है दोस्तों कहाँ पर किया गया था, कतर में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में फरदना कस्बे में स्थित एक ऐतिहासिक चर्च बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ ग्रेस के निर्माण को 200 वर्ष पूरे हो गए। इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका निर्माण आपका करवाया गया था बेगम समरू के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में सरकार ने बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तन होने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो मित्रों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस के.सी. बालकृष्णन, तो ऑप्शन ए। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच अगला प्रश्न कह रहा है कि सुर्खियों में रहे ई रुपया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर ABCD इस तरीके से कथन दिए गए हैं, आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन हो जाएंगे, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इन चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। एक बार आप ऐसे तक भी प्रश्न आया तो आप वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर मैं सारे प्रश्नों को पढ़ूंगा फिर उसके डिटेल को बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, समय इतना नहीं है कि अब इतनी बड़ी वीडियो आपको दी जाए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया गया है। तो मित्रों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का ए, और ये हो जाएगा मोढेरा। ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों, महसाणा जिले में गुजरात का मोढेरा, ठीक है। ये 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा हांडले को इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, यह किस राज्य में अवस्थित है। कितना देखिए दोस्तों ज़बरदस्त प्रश्न बना है, ये पूछा कि किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख राज्य में स्थित है, ठीक। आप याद रखेंगे
इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व कौन से राज्य में? तो लद्दाख में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक अध्ययन के अनुसार आत्मनिर्भर हथियार उत्पादक क्षमता में भारत 12 इंडो पैसिफिक देशों में किस स्थान पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत की रैंक पूछी गई है, भारत चौथे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पर है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स में भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनिमय करने के लिए अपनी सिफारिशें सहित एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा कार्य किया गया है? आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये कार्य किया गया आपके इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत 6 राज्यों के आकांक्षी जिलों के 30 दूर दराज गाँव को गोद लेने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तब आप यहाँ पर देखिए राज्यों की सूची देखेंगे, ये आपके सामने राज्य आ गए, बताएंगे इनमें से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो मित्रों याद रखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? देखिए कितना ज़बरदस्त प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार के तो आपको सारे के सारे याद रख के जाने किसको किस क्षेत्र में दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों ही व्यक्तियों को ये नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को कम करने के बावजूद भारत की निवेश दर औसत के रूप में जीडीपी 2015-16 से 19-20 तक वित्त वर्ष 2012 में अपने 39% के शिखर के लगभग कितने प्रतिशत तक गिर गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखेंगे गिरने की बात हो रही है, 31% गिर गई है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि जैव विविधता को मुख्य धारा में लाने पर वानिकी रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर वानिकी रिपोर्ट FAO के द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना की है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो कार्य किया है आपके क्या भारतीय वायुसेना ने, ऑप्शन ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में संविधान में 73वें संशोधन को 30 साल पूरे हो चुके हैं। इस संशोधन के माध्यम से निम्न में से किस त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की संकल्पना नहीं की गई थी? यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आप बताएंगे इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन को 30 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर जो किस चीज़ को शामिल नहीं किया गया है वो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, ये तीनों ही स्तर यहाँ पर शामिल किए गए थे, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। तो यही 3 स्तर थे आपके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा की सतह पर किस पदार्थ की मात्रा का मापन किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे चंद्रयान 2 के द्वारा यहाँ पर सोडियम के साक्ष्य प्राप्ति किए गए, यानी सोडियम की खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल किस दिन को बौद्ध धर्मांतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशहरा के रूप में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में लड़कियों को कौशल मुक्त बनाने को निम्न में से किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर पारंपरिक आजीविका को। तो इस संगठन को इसमें शामिल करने की बात को कहा गया है। अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 में विभिन्न संस्थाओं में सर्वोच्च संस्थान किसे माना गया है? तो याद रखें दोस्तों विभिन्न संस्थाओं में सर्वोच्च संस्थान का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फुर्कियों में रहा कोलेजियम प्रणाली क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी एक पद्धति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि कोलेजियम प्रणाली क्या है, तो इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन 2022 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत 4 सदस्यों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे राज्यसभा में इसमें PT उषा को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है कि समृद्धि 2022-23 योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों समृद्धि योजना का संबंध है संपत्ति कर छूट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हाल ही में अनावरण किया गया, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपके राजस्थान के राजसमंदरम जिले के नाथपांड में बनी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 369 फीट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 369 फीट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये कौन सा फेडरेशन था, कौन सा विभाग था जिसके द्वारा ये कार्य किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। तो पहला भी इसमें शामिल था, दूसरा भी और इसमें तीसरा, इन तीनों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में आयोजन किया। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कि हाल ही में वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी, यह किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे दुर्गापुर टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, फिर आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इन सभी कथनों को, फिर आप देखेंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है कि इस योजना की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय ने की, तो ये तो बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य पर्यटन के गंतव्य को पूरी क्षमता के साथ साकार एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये भी सही है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त पोषण हेतु तो परियोजना घटकों के लिए 100% केंद्र सरकार वित्त पोषण करेगी, ये तीनों के तीनों कथन आपके सही है। तो पहला दूसरा तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आइए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। मिस्टेक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक गलती हुई है मेरे से। गलती है कि इसमें पूछा है कि कौन से कथन असत्य हैं और मैंने बताया सत्य है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ कीजिए। आइए बढ़ते हैं, देखिए इसमें समझेंगे इस प्रश्न को दोबारा से। यहाँ पर देखिए आपसे असत्य कथन पूछा है। ठीक है, मैंने नीचे नहीं देखा था, तो यहाँ पर जो कथन दिए गए इनको आप पढ़ेंगे। तो इस योजना की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई, तो ये तो कथन आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत कथन पूछा है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा कथन हमारा सही है, तीसरा कथन भी हमारा सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। किसी में है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक है, माफ़ कीजिए, ये प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 23 जनवरी को नेताजी ने किस जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की? तो आप दोस्तों याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती थी जिस पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई थी? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 125वीं जयंती पर। चलिए मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें कितने टोटल दिए जलाए गए थे? तो वो थे 15 लाख दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2022 को निम्न में से किसके बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 का शुभारंभ किया? तो दोस्तों याद रखेंगे ये किया गया था आपके गांधीनगर से लेकर मुंबई के बीच। किसके बीच किया गया था? तो याद रखेंगे गांधीनगर से लेकर मुंबई के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने किसके सहयोग से 1 साल का मतदान जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया है? तो किसके माध्यम से किया है? तो याद रखें दोस्तों ये ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम के नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो दोस्त याद रखेंगे ये सारे कार्य किए गए आपके तमिलनाडु राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लेने वाले नानाजी देशमुख का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नानाजी देशमुख का 11 अक्टूबर 1916 को जन्म हुआ था। ठीक है, जो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री ने समाजवादी प्रतिरूप लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर किस राज्य में उनकी जन्मभूमि सिताब दयासरा में उनकी 15 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनका जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपकी पुल्लमपार, ऑप्शन ए। अब पुल्लमपार कहाँ पर रहती है दोस्तों? केरल राज्य में, जो पूरी तरीके से डिजिटल पंचायत बन चुकी है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली केबल स्टे कम सस्पेंसर ब्रिज के निर्माण की मंजूरी किस नदी पर दी गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये कार्य किया गया है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे ये किया गया आपके पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब राज्य में। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है
कि दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दीपावली के लिए शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया गया आपकी दिल्ली सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये किस समुद्री तट को दिया गया है? तो ये दिया गया आपके मिनी कोय यूडी तट को, और दूसरा आपका कदमत तट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। अब आप एक बार कमेंट करके बताएंगे कुल कितने भारत में से तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिल चुका है अब तक। अगला प्रश्न है कि वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ऑपरेशन चक्र आपका शुरू किया गया है CBI के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार न्यूयॉर्क के बाहर आयोजित आतंकवाद विरोधी समिति 2022 की बैठक हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये दोस्तों आपके मुंबई में आयोजित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, FAO के द्वारा। अगला प्रश्न है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये दोस्तों आपके WEF, यूनिसेफ और युवा, यानी तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? बताइए किस कंपनी ने किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फ़ोनपे ने। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो दोस्तों ये सोमवार को सबसे बड़ा खराब घोषित दिन किया है। अगला प्रश्न है कि भारत के मेजबानी में किस शहर ने इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया है? तो किस शहर में? तो ये दोस्तों आपके न्यू दिल्ली में की गई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत ने किस टीम को हराया था? तो श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता है, ये महिलाओं की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर करेगा ये कतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो मित्रों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आएगा, ये दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रोजेक्ट निसार निम्न में से किसके बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासा और इसरो के द्वारा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में आपकी मेडिकल की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की बात कही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने विलियर्ड्स में 25वां खिताब जीता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी ने। अगला प्रश्न है कि नीतीश गडकरी ने हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में UNCTAD ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुपात कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.7%। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक जीते जी पुस्तक के लिए किसको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? यानी एक पुस्तक है जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद। इस पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन आप सभी के बीच यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ममता कालिया, ऑप्शन ए। हाल ही में तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मदुरई में। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राज्य सरकार ने हाल ही में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिकृत किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे दुर्गापुर टाइगर रिजर्व आपके इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये कौन से राज्य में है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये दुर्गापुर टाइगर रिजर्व आपके
मध्य प्रदेश यानी एमपी में है, तो ऑप्शन नंबर एमपी होना चाहिए। हाल ही में भारत के किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके गांधीनगर गुजरात में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ बनाई जा रही है? तो याद रखें दोस्तों, ये समुद्री विरासत आपकी बनाई जा रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल गुजरात में। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की साल्ट परियोजना के लिए कितने बिलियन ऋण का प्रावधान किया है? तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, $250 मिलियन का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में फहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 93वां प्रश्न आपके सामने, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार किस व्यक्ति ने संभाला है? तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है कि शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो वेबसाइट लॉन्च की गई उसका नाम है माँ भारती के सपूत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई अक्षय ऊर्जा पहल के तहत किस राज्य सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह का प्रतिशत कितना कम हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर 80%। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने कहाँ पर बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 पंजीकृत प्रबंधकों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकाश अंबानी। इसी क्रम में आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आप सभी के बीच है, और हमने जैसा बोला था कि 100 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो 100 प्रश्न आपके सामने। ठीक है, बच्चे कुछ जो 800 प्रश्न वो अगली 8 वीडियो में कवर हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को अनुशासन समन्वित गतिविधियों को शुरू करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए किस राज्य को राज्य आपदा समन कोष के केंद्रीय हिस्से के रूप में 488.00 करोड़ रुपये प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? तो ये कार्य किया गया आपके उपयुक्त तीनों उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने 100 प्रश्नों को कवर किया, बच्चे कुछ 800 प्रश्नों में अगली वीडियो में कवर करेंगे, यानी 100 प्रश्नों की इसी प्रकार वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके बताएं आपको ये प्रश्नों का लेवल कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।